हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकिर सक्षम और इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स बुक से। जो चैप्टर 10 है हमारा सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन चैप्टर मतलब ये 10.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले कुछ बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही एक एक क्वेश्चन डिस्कस जब करते चलेंगे तो क्वेश्चन में ही अच्छे से डिटेल में समझाते हुए चलूँगा, तो समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो जितने भी फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करने वाले इस चैप्टर में ना, ज़्यादातर आपको 10th वाले ही मिलेंगे, तो समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आप समझते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष कुछ दिए हुए हैं, तो शीर्ष बना लेते हैं। -4,5, 0,7, 5, -5 और -4, -2 और -4, -2। तो कार्तीय तल में हमें एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष ये चारों हों और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले कार्तीय तल को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि जितनी भी द्विविमीय आकृति होती हैं, हम उसको मान के चलते हैं कार्तीय तल पे। जैसे मान लो कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैं कहीं पे खड़ा हूँ, तो जहाँ पे भी खड़ा हूँ हर एक जगह का एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है। उसी तरह से जब हम द्विविमीय आकृति को किसी भी सतह पे बनाते हैं, तो जैसे मान लो ये सतह है हमारा, ये बोर्ड हमारा सतह है और उस पर कोई भी एक बिंदु लेते हैं, तो हर बिंदु के एक निर्देशांक होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिंदु कार्तीय तल पे है और इस बिंदु का निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष का निर्देशांक इसका कुछ ना कुछ होगा, उसे जिसे हम लोग ज़मीन पे खड़े होने के बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब ये कार्तीय तल कैसे काम करता है, तो ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे, जो काल्पनिक रेखाएं होती है, वैसे कार्तीय तल में ना एक तल होता है जिसमें x अक्ष और y अक्ष, ऊपर से जो नीचे रहता है वो y अक्ष, y डैश, और दाएं से जो बाएं रहता है वो x अक्ष, तो ये x और ये x डैश। अब बीच में जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं उस वाले बिंदु का जो निर्देशांक होता है, क्योंकि एक ही बिंदु पे ये दोनों मिल सकते हैं, तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। अब बाकी के निर्देशांक बाकी अलग, जैसे यहाँ पे मैंने बिंदु बनाया था, बोला था कि इसका भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। ये सारे निर्देशांक किस पर निर्भर करते हैं, तो अभी मैं इसको समझाता हूँ कि जैसे ही मूल बिंदु से हम दाईं तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ, तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता चला जाएगा। वही जब मूल बिंदु से बाईं तरफ हम जाते हैं तो सेम चीज़ आता है, सेम डिस्टेंस भी होता है, लेकिन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब वही y अक्ष की बात करें तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। नीचे की ओर आते हैं तो फिर से वही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उस बेसिस पे हमारा एक कार्तीय तल बन गया। अब ये जो बिंदु हमने बनाया था, इस बिंदु का भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो क्या निर्देशांक हो सकता है, हम गैस करने की कोशिश करते हैं। अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 पे मिल रहा है हमारा, और इधर से देख लें तो थोड़ा सा बराबर नहीं लग रहा, तो मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, मान ले रहे हैं एक्यूरेसी के लिए। तो इस बिंदु को हम लिखेंगे तो ये कितने पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 पे है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होंगे x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो 6,5 होगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 6,5। इसी तरह से जितने भी बिंदु यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहीं पे भी अगर हम बिंदु बना रहे हैं तो हर बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होगा, वैसे ही जैसे हर लोकेशन का एक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कार्तीय तल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि इन 4 बिंदुओं के, जहाँ पे ये 4 किसके हैं, कौन से बिंदु के निर्देशांक हैं, तो एक चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले -4,5 पे डिस्कस करते हैं। -4 है मतलब x वाला माइनस में होना चाहिए, तो x वाला माइनस में यानी इस बिंदु से बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 ये बिंदु, और 5, तो 5 यानी कि ये y अक्ष वाला 5 है, तो 1,
5 है इसलिए ऊपर की तरफ, -5 होता है तो नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इससे ऊपर गए, इससे इस तरफ आए, ये वाला जो बिंदु हो गया वो हो गया हमारा -4, 5। तो एक शीर्ष तो हमें मिल गया चतुर्भुज का। अब दूसरे शीर्ष पे डिस्कस करते हैं। लिखा है 0 और 7, एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे 0 तो एक्स अक्ष तो यही, तो 0 तो यही, लेकिन फिर 7 कहाँ है, तो 7 तो ऊपर की तरफ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल गया 7 हमें। तो ये वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0, 7। तो दूसरा बिंदु भी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब आगे 5, -5, तो 5 कहाँ है हमारा, तो 1 2 3 4 5, 5 हमारा यहाँ पे थोड़ा बराबर बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आता है। चलो ये मान लेते हैं कि यहीं पे 5 है हमारा। दूसरा -5 होना चाहिए, तो -5 कहाँ पे मिलेगा हमें, y अक्ष वाला -5 है ना, y वाला -5, तो -5 यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट जो हमें मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे एक वर्ग बन जाना चाहिए था, चलो वर्ग ही बना देते हैं, है ना, बराबर डिस्टेंस पे बनाता, मैंने ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं बनाया इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे एक वर्ग बनता अच्छा सा सुंदर सा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस बिंदु का जो निर्देशांक आया हमारा वो आया है 5, -5, ठीक है। वैसे भी बोर्ड पे जो चित्र बनाए जाते हैं वो कच्चा चित्र होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब हमारे पास 3 बिंदु हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु है -4, -2, तो -4, -2 कहाँ पे मिलेगा, तो -4 के लिए हम देख रहे हैं कि ये वाला -4 पे है और -2 ये पे है, तो ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है वो है -4, -2। तो इस तरह से ये 1 2 3 और 4, इन 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बना। इन 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बन गया और इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है और हमारे पास है भी नहीं, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन अगर हम चतुर्भुज के बीच में एक विकर्ण बना दें, इनका नाम भी रख देते हैं, जैसे P, Q, R और S। तो अब P, Q, R, S में हम देख रहे हैं तो 2 त्रिभुज बन गए हैं छोटे छोटे। एक है त्रिभुज P, Q और R, त्रिभुज P, Q और R, और दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज P, R और S। तो ये 2 त्रिभुज है हमारे पास में। इन 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लें तो उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। पहला PQR त्रिभुज और ये PRS त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके हम जोड़ लेंगे तो हमारा चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि चित्र बन गया हमारा। चित्र भी बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में चित्र भी बनाने के लिए कहा गया है। बाकी आते हैं क्वेश्चन पे कि जैसे त्रिभुज P, इसको लिख देते हैं कि ये P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक और ये S का निर्देशांक। तो त्रिभुज, पहले त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, आपको बस याद रखना है 1 2 3, ठीक है, इतना याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, एक लिखा था ना, तो x1 ब्रैकेट में y2 - y3, ठीक है, प्लस x2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 पहले आया है तो 3 और 1 बाद में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा y3 - y1 प्लस फिर x3, अब 3 पहले आया तो 1 और 2, तो ये हो गया हमारा y1 - y2, और इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब चूंकि PQR की बात कर रहे हैं हम लोग, PQ और R की, तो x1 x2 y1 y2 ये सब क्या होगा, तो देखो P हमारा क्या है -4, 5, Q 0 7 और R 5, -5। तो x1 जो होगा हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये सब मिल चुका हमें। अब हम कुछ नहीं, बस इसको साइड करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमारे सामने हैं, बस इस पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/2
x1 की जगह पे हम -4 रखते हैं। y2 में से y3 घटाना है तो 7 में से -5 घटाना है, तो 7 में से -5 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, आपको वैल्यू रख के ही करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, मुझे बस समझाना है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आगे x2 की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको 0 ही रहने देते हैं। प्लस में x3 की जगह पे हम 5 रख सकते हैं, और उसके बाद y1 - y2, तो 7 में से 5 में से 7 घटाएंगे, तो 5 में 7 घटाएंगे तो आएगा -2, 1/2, 12 चौके 48, तो -48 प्लस 5 दूनी 10, -48 - 10 हो गया -58। अब -58 को काट दो 2 से, तो कितनी बार में आ जाता है, -29। अब देखो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल आया वो आ गया हमारा -29, जो कि आना तो नहीं चाहिए था। यहाँ पे कुछ छूट गया, मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई, यहाँ पे कोष्टक की जगह मोड होना चाहिए था। मोड का क्या मतलब होता है पता ना आपको, जब कुछ माइनस में आता है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कोष्टक की जगह मोड है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और ये चूँकि मोड में हमारा क्या है -1/2 तो बाहर है ना, और मोड में हमारा -58 है, तो इसका मतलब जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो 58 होगा, और 58/2 बराबर 29 इकाई। तो क्षेत्रफल हमारा किसका आ गया है, त्रिभुज PQR का। त्रिभुज PQ और R का क्षेत्रफल 29 इकाई आ चुका है हमारा। और जिस तरह से हमने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाला, उसी तरह से हम त्रिभुज PQR, किस तरह का चतुर्भुज बना था हमारा, कुछ इस तरह का था ना, PQRS। तो इस तरह का त्रिभुज अगर हमारा था तो PQR का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, तो PRS का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। PR और S का क्षेत्रफल निकालेंगे जिस तरह से हमने PQR का निकाला है, और जितना भी क्षेत्रफल आएगा हमारा उसमें हम इसके क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इसका खुद से कर लोगे। तो पहला वीडियो था हमारे इस नए चैप्टर का, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझा पाया हूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतने रहने देते हैं, और बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो उसमें आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।